हम कह सकते हैं इन्फेक्शन फैलता हुआ नज़र आ रहा है। ना सिर्फ इंडिया की बात करें, काफ़ी और भी देशों में ये फैलता हुआ नज़र आए। प्रिकॉशन सब जानते हैं कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, हैंड को सैनिटाइज करना कितना ज़रूरी, लेकिन इसमें अहम रोल ये है कि जो लोग सुबह घर से निकलते हैं कामकाज के लिए, कामकाज के लौटते समय उन्हें किस तरीके से एहतियात जो है बरतने हैं। क्या डायरेक्ट घर में आकर वो सबसे मिल सकते हैं या सबसे पहले उन्हें अपने हाथ वगैरह धोने हैं या अलग से जो क्लोथ्स उन्होंने पहने हैं उसे चेंज करना है? क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए? हम शुरुआत करते हैं पहले घर से निकलने के। जी, जब हम घर से बाहर निकलते हैं सभी मास्क पहन के निकलें। जी। और अब हम एडवाइस कर रहे हैं डबल मास्क। उसमें क्या है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसे सर्जिकल मास्क एक आता है जी, 2 डिफरेंट टाइप्स के मास्क इस्तेमाल करें। नीचे सर्जिकल मास्क पहने और उसके ऊपर जैसे घर का बना हुआ कपड़े का मोटा सा मास्क, जी। ये दोनों को जॉइंटली पहने, यानी कि नीचे जो सर्जिकल मास्क पहना और उसके ऊपर जब कपड़े का मास्क पहन लिया ऐसे, तो नीचे वाले मास्क को टाइटली अपनी पोजीशन में रखता है। इससे हमको बड़ी अच्छी प्रोटेक्शन मिल रही है। ठीक है, ये लगा के रखें। अपने पर्सनल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। हाथ जहाँ भी जाए हाथ बार बार धोएं। जी। उसका अगर आपके पास हो तो हमेशा सैनिटाइज़र की बोतल एक होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ हमें साबुन या पानी ना मिले हम सैनिटाइज़र से हाथ साफ कर सकते हैं। जैसे ऑफिस में गए तो अपनी चेयर, अपने टेबल, उसके अलावा कोशिश करें कि आप किसी और के टेबल पे या चेयर पे ना जाएं। किसी को मिलने भी जाएं, अगर तो खड़े खड़े ही बात कर पाएं, जो मैं सभी को कहता हूं, तो सबसे अच्छा। बैठना पड़ जाए तो वहां पे भी चेयर बार बार ना बदलें। और एक कुर्सी पे बैठे फिर उसी पे बैठ के काम, यानी कि एक चेयर से दूसरी पे बैठे, तो इससे रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन बढ़ता जाता है। उसके बाद किसी ऑफिस में गए, जैसे आपका काम खत्म हो जाता है फटाफट निकल जाइए। जहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग हैं कोशिश करें कि लोग बाहर निकल जाए तभी अंदर जाएं, क्राउड ना होने दें। ये छोटी छोटी बातें हैं। शॉप पे गए कुछ लेने के लिए, पेशेंस रखनी पड़ेगी और अपनी बारी का इंतज़ार करें, उनके दूर रहे, वहाँ भी क्राउडिंग हो जाती है। सर आपको रोकना चाहूँगी, कॉल लेते हैं पहला। हेलो हेलो हेलो। जी जी मैम बोलिए। हेलो जी। हाँ जी, मैं यहाँ जम्मू से बोल रही हूँ। मैं जी डॉक्टर से जम्मू से बोल रही हूँ। मैंने एक बात पूछनी थी आपसे। मेरा बेटा इनहेलर ले रहा है, ये चेस्ट की उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है ऐसे, तो वो इनहेलर ले रहा है। क्या उसमें वैक्सीन हम करा सकते हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? बच्चे को 18 साल एज है उसकी। नहीं, क्या करवाना टेस्टिंग के लिए? हाँ, 18 साल के वो कह रहे हैं 18 साल के बच्चों को वैक्सीन कराओ। वैक्सीन का हाँ, वैक्सीन जी मैम। हो गया आज कोई 10 साल हो रहे हैं, बचपन से ही उसको इनहेलर लगाओ। चेस्ट में वैसे ऐसे फर्क है, मेडिसिन कोई नहीं है, कुछ नहीं है, खाली ओनली इनहेलर है बस। कोई बात नहीं, वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, फिट केस तक वैक्सीनेशन। तो उसमें भी वैक्सीन हम करा सकते हैं? बिल्कुल मैडम, करवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। हेलो मैडम, कोई परेशानी नहीं है, वैक्सीन लगवा सकते जी, हैं। करवा सकते हैं। डॉक्टर सर का कहना है कि आप जो वैक्सीनेशन है वो लगवा सकते हैं। हेलो जी, आपको जी जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको मैम? जी हाँ हाँ जी जी जी, कह रहे हैं आप वैक्सीनेशन जो है लगा सकते हैं उन्हें। जी डॉक्टर, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कोई? नहीं आनी चाहिए मैडम। वैसे किस चीज़ की एलर्जी है उनको? कोई नॉन एलर्जी है? हेलो हेलो मैडम, कोई ऑलरेडी नॉन एलर्जिक रिएक्शन होती है उनको? किसी चीज़ से एलर्जी होती है जी स्पेसिफिक? जी 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 डॉक्टर साहब, किसी चीज से होता है कोई? हाँ, मतलब कोई क्रीम लगाएगा, जैसे शैम्पू है कोई, या तेल लगाएगा, तेल मतलब टेस्ट वगैरह होगा, लेकिन परहेज ही रखते हैं हम। तो दवाइयों से तो नहीं होती? एलर्जी की खांसी होती है थोड़ी सी। हाँ। कभी किसी दवाई से एलर्जी तो नहीं होती? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आप आराम से उसको वैक्सीन लगवा सकते हैं। हेलो, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं बच्चे को। जी जी, मतलब इनहेलर भी लेगा तो वैक्सीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिना किसी डर के लगवाइए। हेलो, आवाज नहीं आ रही? जी मैम, सर का कहना है कि आप लगवा सकते हैं उन्हें वैक्सीनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे थे कि अगर आप किसी जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, स्पेसिफिकली आपको अपनी एक चेयर रखनी है, उसे ही कंटिन्यूसली यूज़ करना है, सो दैट अगर किसी में कोरोना हो या ना हो, क्योंकि सर ये भी बहुत ज़रूरी है कि किसी पे लिखा नहीं होता है कि उसे कोरोना है, कोरोना हमेशा बाद में पता चलता है कि उसको पॉजिटिव था। जी, शुरू में तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमने देखा 80 to 85% पेशेंट्स, उनको तो पता ही नहीं चलता कि उनको इन्फेक्शन हुई है, वो एसिम्प्टोमेटिक है। मेरे पास कोई आया, मुझे भी लगता है इनको कि सिम्टम्स तो है नहीं, मैं उनका ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ, पर मुझे नहीं पता कि वो पॉजिटिव है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड करके जा रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कोई आदमी आएगा वो उस इन्फेक्शन को इनहेल कर सकता है। बाद में लोग कहते हैं मैं तो किसी के कांटेक्ट में नहीं आया, मुझे कैसे हो गई।
हो इसलिए गए कि हम एसिम्प्टोमेटिक लोगों के कांटेक्ट में आ रहे हैं, ना उनको पता है ना हमको पता चलता है, फिर हम इन्फेक्ट हो जाते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू ट्रेस कि हम किसके कांटेक्ट में आए थे। मगर फैक्ट ये है कि जो एसिम्प्टोमेटिक इंडिविजुअल्स हैं अपने आप के लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि उनको तकलीफ नहीं हुई, मगर दूसरों में वो स्प्रेड कर रहे हैं। इसलिए हमको कोई खांसी जुकाम है, बुखार है या नहीं है, हम सभी को प्रिकॉशन लेने हैं। हमें कोई लक्षण नहीं है मगर हमको मास्क लगाए बिना बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हो सकता है हम दूसरों के लिए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाए। नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं जी। हेलो 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 जी सर बोलिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। जी सर बोलिए, सवाल बोलिए सर अपना। गुड मॉर्निंग। जी वेरी गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी सर सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल बोलिए। तो सवाल मैडम ये है कि हमने जो वैक्सीन का पहला डोज लगाया है जी, हाँ जी सर आप अपना सवाल पूरा कीजिए सर। सर आप टीवी का जो हमने पहला डोज लगाया है जी और कितने दिनों के बाद दूसरा डोज लगाना है मैम? जी कह रहे आप 6 से 8 हफ्ते के अंदर अंदर दूसरा वैक्सीन लगवा सकते हैं। थैंक यू सर। 1.5 से लेकर 2 महीने के अंदर, ठीक है। ओके थैंक यू सर। तो बिल्कुल ये तो आपने बता दिया कि जब ऑफिस आप जाते हैं ये प्रिकॉशंस लेने, लेकिन लौटते हुए जब आप अपनी अब हम वापसी की बात करेंगे। जब हम वापस घर आते हैं हमको ये प्रिज्यूम कर लेना चाहिए कि अब हम कोरोना वायरस से कंटेमिनेटेड हैं, इन्फेक्टेड नहीं कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड मतलब सर से लेके पैरों तक हो सकता है हमारे ऊपर कोरोना वायरस कहीं हो। मेरे जो कपड़े हैं पोटेंशियली कंटेमिनेटेड हैं, इसलिए मुझे घर के अंदर आते हुए पूरे प्रिकॉशन लेने हैं कि मैं घर के अंदर इन्फेक्शन ना लेके जाऊं। तो अब मुझे बाकियों का बचाव भी, बाहर जब मैं गया अपना बचाव कर लिया, अब वापस आया हूं तो मुझे घर के लोगों का बचाव कर। उसके लिए अब हम लोगों को, हर किसी को अपने घर में इस चीज़ का इंतज़ाम करके रखना चाहिए कि हम घर के अंदर घुसें जब हमारे शूज़, हमारे कपड़े ये बदल दिए जाएं। हमें हाथ मुंह धोने के बाद ही घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। कहना मेरे लिए बहुत आसान है, वो जिस तरह के आजकल हमारे घरों के आर्किटेक्चर है, हर जगह ऐसे क्रिएट करना मुश्किल हो गया। पर अगर हम जैसे पुरानी बात करें, जैसे पुराने टाइप के घर होते थे शहरों में, गाँव में, घर की एंट्रेंस पे ही राइट और लेफ्ट साइड पे बाथरूम होता था। तो तब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने ये बीमारियां देखी हुई थी और उन्होंने तब ये हेल्दी हैबिट्स डेवलप करी हुई थी कि जैसे बाहर से आए अपने कपड़े चेंज करें, नहाएं धोएं, फिर घर में एंटर करें। आज भी जैसे कई बार लोग बात करते हैं ना पुराने बुजुर्गों की, तो बड़े कहते थे वो बड़े वहमी हैं, बाजार से आते हैं तो नहाते हैं, हस्पताल जाएंगे तो नहाएंगे। पर देखा जब वो बहुत समझदार थे, उन्होंने पुराने एक्सपीरियंस पे किया। हम मॉडर्न लाइफ में आते आते और बड़े सेफ एनवायरनमेंट में आने के बाद हम लोग ये सब भूल गए। अब हमको वो सारी वो प्रैक्टिसेस वापस लानी है। अब हर किसी के घर में एंट्रेंस में बाथरूम नहीं है, पर कुछ छोटी मोटी ऐसी प्रोविज़न हम सभी को क्रिएट करनी चाहिए कि घर में एंटर करने से पहले हम अपने शूज़ बाहर उतार दें। शूज़ का तो अंदर लाने का कोई रीज़न नहीं बनता, घर के अंदर शूज़ आए और जो कपड़े हम पहन के गए थे उनको चेंज करने का प्रोविज़न हो और हम हाथ मुँह धोएं, गर्मी का मौसम है तो नहा भी सके, उसके बाद ही घर में प्रवेश करें। सर नेक्स्ट कॉल लेंगे। हेलो 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 हेलो। बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि एंटर करने से पहले कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आपने कपड़े पहने हैं वो आप चेंज ही करिए, और ये कितना ज़रूरी भी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से सब जानते हैं ये तो लिखा नहीं है कि किस शख्स को कोरोना है किसको नहीं है। अंदर आते ही सबसे पहले, खासकर जिन घरों में छोटे बच्चे या बुजुर्ग हैं, उन्हें सबसे पहले जाके अपने कपड़े चेंज करने चाहिए और उसी के बाद सबसे कॉन्टैक्ट में आना चाहिए। जी सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर बोलिए। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, अपना सवाल बोलिए सर। मुझे कोरोना पॉजिटिव होता है, उसके बाद जो वैक्सीन है वो कितने देर के बाद लगाई जाती है? अच्छा, जो कोरोना पॉजिटिव हो, जी आप सुनिए, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं सर, सुनिए आप। जो कोरोना पॉजिटिव हो गए उनको ट्रीटमेंट के बाद जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं तो 2 से 4 हफ्तों के अंदर वो वैक्सीन लगवा सकते हैं। हेलो। बिल्कुल जैसे
सर इनका ही सवाल था कि जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं उन्हें वैक्सीनेशन कितने समय तक लगानी चाहिए, इस चीज़ को भी लेकर कई लोग जो है वो सवाल पूछते हुए नजर आते हैं। तो एग्जैक्ट टाइमिंग अगर हम बात करें, क्या कुछ कितना गैप इसमें हम कह सकते हैं होना चाहिए? 2 से 4 हफ्ते। मैं तो प्रेफर करता हूँ 4 हफ्ते कहना, पर कुछ गाइडलाइंस में 2 हफ्ते का भी आया 2 हफ्ते का, तो 2 से 4 हफ्ते की रेंज फेयर एनफ है। आई विल स्टिल प्रेफर कि 4 हफ्ते बेटर है जी, 4 हफ्ते बेटर। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर बोलिए। हेलो जी सर अपना सवाल बोलिए सर। मैम मेरे को ये पूछना था। जी हेलो जी बताइए। हेलो हाँ जी बोलिए, आप अपना सवाल बोलिए मैम। हेलो नमस्ते मैम। नमस्ते जी, आप अपना सवाल बोलिए। हाँ जी मैम, हमें पूछना था कि हमने वो इंजेक्शन लगवाना है, उसका वैक्सीन लगवानी है, तो मुझे रिएक्शन करता है। आपको किस चीज़ से रिएक्शन होती है? हेलो आपको किस चीज़ से रिएक्शन होती है? हेलो जी आपको कोई किसी चीज से रिएक्शन वगैरह होती है? किसी चीज़ से एलर्जी होती है आपको? हाँ मैम, रिएक्शन होती है मुझे सेस्ट्रियल इंजेक्शन से, आयरन कैल्शियम से। कोई बात नहीं, अब जब वहाँ जाएंगे वहाँ डॉक्टर्स को अपना पूरा ट्रीटमेंट रिकॉर्ड दिखा दीजिए, अकॉर्डिंगली वो डिसाइड करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको वैक्सीन से भी कोई एलर्जी हो, पर अपना ट्रीटमेंट रिकॉर्ड साथ में जरूर ले जाइए। हाँ जी, फिर मुझे हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा ना? जी हाँ, हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, वहाँ पूरे इंतजाम होते हैं। ओके मैम, बिल्कुल जैसे इनका सवाल था कि देखिए सर आज कुछ ही घर होंगे जिनके घर में हम कह सकते हैं थायराइड, ब्लड प्रेशर हाई, ये सारी बीमारियां ना होंगी, क्योंकि अब कॉमन हो चुकी है कि हर घर में हो गई है। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, और वैक्सीनेशन को लेकर हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जम्मू कश्मीर के आंकड़ों की बात करते हैं सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन यहाँ पे हुई है, क्योंकि लोग यहाँ पे आ रहे हैं आगे, खासकर युवा लोग जो है वो भी 18+ वाले जो है रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। लेकिन उसके साथ कई कुछ हम ये कह सकते हैं कुछ लोग हैं जिनमें अभी भी असमंजस बनी हुई है कि क्या ये वैक्सीनेशन हमारे लिए सही रहेगी। जैसे इनका सवाल था कि इन्हें एक एलर्जी है, तो इनके लिए इन्हें स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए? अपना जो इन्हें प्रॉब्लम है क्या वो रिकॉर्ड लेकर पहले एक डॉक्टर को दिखाना चाहिए? जब जाएं लगवाने के लिए तो अपने जो भी मेडिकल रिकॉर्ड है साथ ले जाएं, वहाँ डॉक्टर्स ही सब कुछ देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली वो असेस कर लेंगे। और वैसे नहीं है कि हमने इंजेक्शन किसी को लगाया घर भेज दिया। उसके बाद जिसको भी हम फिट समझते हैं वैक्सीनेशन के लिए, उनको वैक्सीन लगाने के बाद आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, और हमारे पास पूरे इंतजाम होते हैं कि अगर किसी को कोई रिएक्शन हो जाती है, एलर्जिक एक्शन कोई भी हो जाता है, हम उसको मैनेज कर पाएँ। उसके लिए हमारी पूरी टीम्स हर जगह तत्पर काम कर रही है। और अभी तक मैं यही कहूँगा कि हमारा सिस्टम बहुत सेफली चला है। अब हमारे 3 महीने हो गए हैं वैक्सीनेशन ड्राइव पे, 3 नहीं अब तो 4 महीने हो गए, और 4 महीने में हमको कोई ऐसे एडवर्स रिएक्शन नहीं खास मिले कि लोगों में कोई डर वाली भ्रांति पैदा हो। और ये वैक्सीन बहुत सेफ है, किसी को एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये वाले ब्रांड का लगवाना, वो लगवाना, बिल्कुल नहीं। जो भी वैक्सीन बने हैं वो पूरे सेफ्टी के मापदंड पास करने के बाद ही मार्केट में आए हैं। नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं सर। जी तो बिल्कुल जिस तरीके से कॉल्स का सिलसिला भी जो है वो शुरू हो गया है, सवाल जवाब जो है जितने भी दर्शक इस समय हमें देखते हैं काफ़ी सवाल उनके मन में होते हैं, जैसे आपने वैक्सीनेशन को लेकर ये कहा। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, बहुत सारे लोग हैं जिनके घरों में जानवर भी है, पेट एनिमल्स की बात करते हैं, तो उनके सवाल शुरू होने से पहले कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, तो मेरा ये सवाल था कि मोस्टली आजकल लोगों ने डॉग्स जो है अपने घरों में रखे हैं, कैट्स भी रखी हुई है, उनको भी बचाना चाहिए इससे, क्योंकि अगर आपको कोरोना है, हम ये नहीं कह सकते कोरोना उन्हें भी हो सकता है, लेकिन एक इन्फेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है। ऐसा है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वायरस होता है, उसमें एक कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं स्पीशीज स्पेसिफिक। यानी कि कोई है जो खाली ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करेगा, कोई है जो पर्टिकुलर किसी जानवर को अफेक्ट करेगा, और बहुत कम पाए जाते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट कर रहे हैं और किसी दूसरे जानवर को भी इन्फेक्ट कर पा रहे हैं। सर मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूँगी, कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, जी सर। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर जी, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ। जी जी पूछिए सर, आपका सवाल क्या है सर? मेरा सवाल है मैम कि मैंने दोनों डोज ले लिए हैं। जी जी कोविड के। जी हेलो हाँ जी, सुन रहे हैं सर, बताइए आप अपना बताइए। सवाल।
तो मैं जब फैन की स्पीड बढ़ाता हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है, फैन की स्पीड कम करता हूँ जी। खांसी होता है, ये क्या कारण है? देखिए, जुकाम होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वैक्सीन ले लिया है और आपको कोरोना के खिलाफ आपकी बॉडी में एक शक्ति आ गई है कि कोरोना बीमारी से आप लड़ सकते हैं। और जुकाम खांसी छोटे मोटे जो होते हैं, किसी को ठंडी हवा से एलर्जी होती है, किसी से होता है, वो कॉमन सी बातें हैं, उनका वैक्सीन से कोई भी लेना देना नहीं है। हेलो, बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें लगता है कि जब ये फ़ैन ऑन करते हैं इन्हें ज़ुकाम लगता है, तो हम ये भी कह सकते हैं बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो एक मिथ में जीते हैं, या हम ये कह सकते हैं कुछ ऐसे भी लोग देखे जाते हैं जिन्हें छोटी सी तकलीफ होती है दवाइयों का सेवन खुद ही शुरू कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर कोई बीमारी नहीं भी होगी फिर भी एक ऐसा ओवर थिंकिंग में अपने आप को बना लेते हैं, मे भी मुझे ऐसा। तो उन लोगों के लिए कितना ज़रूरी है कि उससे वैक्सीनेशन के साथ आप रिलेट ना करिए, क्योंकि ऐसा होता है जैसा हम सोचते जाते हैं वैसे ही हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो सर उसके लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि हमें अपने मन में कोई भी मिथ नहीं पालना चाहिए। हमारे सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट एट द सेम टाइम एक सोर्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन भी बन रहा है। हर मैसेज जो भी आता है हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, उसमें आंखें बंद करके विश्वास न करें। जो बड़ा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हो वो भी किसी हेल्थ कंसर्न स्पेशलिस्ट से या किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करके क्लैरिफिकेशन ले लीजिए। जैसे इन्होंने पूछ लिया मुझे ठंडी हवा से जुकाम होता है, क्योंकि जुकाम आम चीज़ है। जैसे आजकल लोग एसी भी यूज़ कर रहे हैं तो सुबह थोड़ी सी डिफरेंस फील होता है अपनी ब्रीदिंग में, क्योंकि वो उनको मालूम है, पहले भी इस्तेमाल करते रहे हैं, उनसे होता आया है। उसका वैक्सीनेशन से कोई लेना देना नहीं। पर हाँ, अगर किसी को वैक्सीनेशन के बावजूद भी बुखार खांसी जुकाम हो तो उसका कोविड टेस्टिंग ज़रूर करवानी चाहिए। वो ये नहीं है कि आपको इन्फेक्शन नहीं होगी, तो वैक्सीन में ये किया है कि आपको इन्फेक्शन हो सकती है मगर वो इन्फेक्शन आपको ज़्यादा तंग नहीं करेगी। अभी रिसेंटली मैं खुद रिकवर हुआ हूँ कोविड से, मेरे को पूरी इम्यूनाइजेशन मिली हुई थी, दोनों वैक्सीन लगे थे, मैं आइसोलेशन में था और मुझे बड़े हल्के से सिम्टम्स और मैं ठीक हो गया। अगर वैक्सीन नहीं लगाया होता तो शायद हालत बिगड़ती। जी सर, एक लाइव एग्जांपल है। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी सर, सवाल बोलिए अपना। हेलो जी सर, सवाल बोलिए अपना। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है सर आपको मेरी? हाँ जी आ रही है। जी, सवाल बोलिए सर अपना। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी जी, हाँ जी, सवाल जी जी। मेरी वाइफ को जब सेकंड डोज टीके लगी तो उसको वो था फीवर था, तो अब क्या करना चाहिए? अभी बुखार है या उतर गया है? हेलो, मगर अभी भी बुखार है या नहीं है? हेलो जी, आप सुनिए, सर आपको बोल रहे हैं कि अभी भी बुखार है उन्हें या नहीं है? इंजेक्शन लगा ना, इंजेक्शन लगेगा जब बुखार था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या करना चाहिए? अगर अब बुखार नहीं तो कुछ भी नहीं करना। दोनों वैक्सीन लग गए उनको। अब दोनों दूसरी में इंजेक्शन लगाई ना तो फीवर था। कोई बात नहीं, कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद हल्का फुल्का फीवर होता है, हम सभी को होता है। पहले ही था, कोई बात, कोविड हो गया था। कोविड हो गया था तो आपने कोविड है, मगर वैक्सीन भी लग चुका था। कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो कोविड से ठीक हो गए, बस अब डरने की कोई बात नहीं। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल, कोई डरने की बात नहीं। अब और कुछ करने की जरूरत है। दोनों वैक्सीन लग चुके हैं उनको, कोविड से भी वो ठीक है। हाँ, कोविड से भी उनको बड़ी हल्की सी तकलीफ हुई होगी, वैक्सीन ने उनको बहुत बचाव दिया। हाँ, तो तब आपने, आपको मालूम, हाँ बाद में पता चला ना आपको, पर वैक्सीन लग गया, कुछ नहीं बिगड़ा। अब आप कोविड से भी ठीक हो चुकी हैं, अब घबराने की कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल जैसे इन्होंने कहा कि कोरोना था उन्हें फिर वैक्सीनेशन लगाई, तो ये वैक्सीनेशन जो है लोगों को समझना पड़ेगा कि कोरोना के लिए ही है। जी, होता क्या है मैडम, जैसे मैंने कहा ना 80% लोग तो एसिम्प्टोमेटिक है। जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं वैक्सीन लगवाने के लिए गया, ठीक है जी, मगर मेरे अंदर इन्फेक्शन है। वैक्सीन ने तो अपना असर करने में अपनी जगह टाइम लेना है, मगर तब तक इन्फेक्शन ने अपना रूप धारण कर लिया और मैं पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो कुछ फीवर तो हमें वैक्सीन के कारण भी होता है, हल्का सा रिएक्शन, इसको फिब्राइल रिएक्शन बोलते हैं वैक्सीन का।
वो हर तरह के वैक्सीन के बाद होता है। घर में जो छोटे बच्चों को हम DPT वगैरह के इंजेक्शन लगाते हैं उसका भी बुखार होता है, क्योंकि हर वैक्सीन की अपनी नेचर और बॉडी में किस तरह का रिस्पॉन्स डेवलप करता है। दूसरा, जब वैक्सीन लगाते हैं तो जब बॉडी में जाके वो अपना काम करना शुरू करता है उससे भी बुखार होता है। एक तरह का वो एक सिग्नल है कि वैक्सीन ने अंदर जाके काम करना शुरू कर दिया है। तो उसको हमें एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि अगर हमको बुखार हुआ है वैक्सीन के बाद, इसमें वैक्सीन ने अंदर जाके अपनी एंटीबॉडीज बनाने का काम शुरू कर दिया है, हमारे शरीर को शक्ति देने का काम शुरू कर दिया है। हाँ, इतना कि बुखार ज़्यादा हो तो उसको ट्रीट करना पड़ता है। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं सर। तो बिल्कुल जैसे आपने कहा कि टाइम लगता है, हर एक चीज़ को उसमें ढलने के लिए समय लगता है, तो वही नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो जी सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो। हाँ जी सर, सवाल बोलिए अपना। हेलो। तो बिल्कुल इससे पहले हम बात कर रहे थे जानवरों की, जो घर में जानवर वाले हैं, आप उस पर बता रहे थे, तो किस तरीके से उधर भी हम ये कह सकते हैं प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। वही मैं पहले उसका डाउट ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जो वायरस ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करता है वो हर जानवर को भी अफेक्ट कर सकता है, या जो कोई वायरस किसी एक जानवर को अफेक्ट करता है वो ह्यूमन बीइंग को भी करेगा। इसको हम बोलते हैं स्पीशीज बैरियर। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, और ह्यूमन बीइंग पे इन्फेक्ट करने के लिए बना है तो वो ह्यूमन बीइंग पे ही करेगा। कभी कभी वो स्पीशीज बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जैसे कि हमारा स्वाइन फ्लू आया था या बर्ड फ्लू, ये स्पीशीज बैरियर क्रॉस कर गए थे कि जो बर्ड्स में होता है उसमें कभी उसमें ऐसी चेंजेस आई उसने ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट किया, या स्वाइन में होता था तो उनमें कुछ ऐसी चेंजेस है उन्होंने ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट किया, तो दे आर कंटेन्ड नाउ। तो अभी हम ये नहीं सोच सकते कि कोविड सारे जानवरों को भी अफेक्ट करेगा, मगर प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए कि हमारे घर के जो पालतू जानवर हैं हम उनके साथ बड़ा कबलिंग करते हैं, छोटे पप्पीज वगैरह को उठा के गोदी में, ये सब चीज़ें अवॉइड करें, उनसे एटलीस्ट हम उनको इन्फेक्शन ट्रांसमिट करें और आगे वो किसी और को ट्रांसमिट कर दें। दे मे नॉट सफर, मगर वो अगर हमसे कंटेमिनेट हो जाते हैं तो मोमेंटरीली इट कैन एक्सेल टू अदर्स। तो बेटर कि हम अपने पेट जानवर से भी एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हैं कि उनको कोशिश करें इंडोर ना रखें। सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो। जी सर, सवाल बोलिए अपना। गुलिस्तान से बोल रहे जी हाँ जी बोलिए। हेलो। जी सर, अपना सवाल बताइए। सर मुझे लाइव प्रोग्राम आ रहा है। हाँ जी हाँ जी जी सर, यहीं पे आप अपना सवाल बोलिए, सर सुन रहे हैं आपका सवाल। हेलो। जी सर, आप अपना सवाल बताइए, सर सुन रहे हैं आपका सवाल। मैडम ऐसा ही अब हमारा रजिस्ट्रेशन तो हो गया है 18 से 45 का, लेकिन क्लॉट नहीं बुक हो रहे हैं, वो जब भी करते हैं वो 0 शो करता है, तो हम कैसे उसको इंजेक्ट? जी आप इसकी कोशिश करते रहिए, क्योंकि डिमांड बहुत है, हर कोई ट्राई कर रहा होता है, तो कई बार पोर्टल फुल हो जाता है। अगर एक दिन नहीं मिलता तो नेक्स्ट डे ट्राई जरूर करिए, क्योंकि जो हमारा इंटरनेट का पोर्टल होता है जिस पे रजिस्टर करते हैं, जैसे हर कोई इकट्ठे ट्राई कर रहा होता है तो रश हो जाता है और कभी कभी स्लॉट नहीं मिल पाता है। ऑफिस में जाना होता है तो फिर हमें भी प्रॉब्लम आती है, जानते हो ऐसे जितने भी हैं उनको वहाँ पर लगा रहे हैं, पब्लिक डीलिंग होती है, उससे हमें रिस्क बना रहता है। ठीक है, ये एस्पेक्ट भी देखा जा सकता है, इस पर भी देखा जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, पर अभी आप पोर्टल पे ट्राई जरूर करते रहे रजिस्टर करने का। और स्लॉट के लिए रजिस्टर आप कर ही चुके हैं, आपको स्लॉट मिल जाएगा, मे भी थोड़े दिन के बाद का मिले पर मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है सर बैंक अप्लाई के लिए, कोई ऐसे नहीं है कि वहाँ पर जहाँ कोई बैंक अप्लाई के लिए पब्लिक डीलिंग होती है वहाँ पर कोई पॉजिटिव आ जाए तो उससे सारा सिस्टम बैठ जाएगा। हाँ, पूरे सिस्टम की तरह से ये सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है और विद इन सूटेबल पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक ये सब भी किया जा पाएगा। तो बिल्कुल जैसे ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन के लिए उन्हें अपना स्लॉट बुक करवाया है, और इससे पहले भी मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन में लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है, और साथ ही साथ जहाँ ये जब से 18+ वाली ड्राइव चली है, मोस्टली जितने भी यूथ है यहाँ के, वो इवन अगर बाहर उन्हें स्लॉट मिलता है वो बाहर तक वैक्सीनेशन लगवाने के तैयार है। तो वही उसकी वजह से इस समय बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिन्हें समय नहीं मिल रहा होगा, बट ये कह सकते हैं आप कोशिश करिए, और जैसे इन्होंने कहा कि ये बैंक में काम करते हैं, ऐसे भी कुछ प्रबंध जो है वो जरूर निकाले जाएंगे। बिल्कुल, ये पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर हो सकती है और की भी जा रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं की जा रही, क्योंकि वी वांट टू एक्सपेंड द वैक्सीनेशन बेस सो दैट द पीरियड ऑफ इम्यूनाइजेशन जितने में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इम्यूनाइज कर पाए वो शॉर्टन हो सके और प्रोटेक्शन मिल सके। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो।
हेलो जी सर। जी सर, सवाल पूछिए अपना। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए सर। हाँ, दरअसल सवाल पूछना है। जी बोलिए। हेलो। जी सर, अपना सवाल बोलिए। मैं पिछली बार डायबिटिक था। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ, पिछली बार में डायबिटिक था, लेकिन अब मैंने दोनों डोज इंजेक्शन किया है, वैक्सीन किया है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हेलो। ठीक है, आपने डायबिटीज में रहते हुए वैक्सीन लगाया, बहुत अच्छा किया। हाँ, वैक्सीन लगाई है, दोनों डोज लगाई है डॉक्टर। जी हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आपके शरीर में काफी प्रोटेक्शन आ गई है। अपना सवाल पूछिए प्लीज। हाँ, पिछली बार मैंने दोनों डोज वैक्सीन लगाई है। अब जी हाँ। उससे हमें क्या फायदा? फायदा हम कहीं बाजार वगैरह कहीं जरूरत के टाइम जा सकते हैं? आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, मगर सारे के सारे प्रिकॉशन लेके, यानी कि मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखनी है, अपनी हैंड सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना है, और जहाँ बड़ा रश हो वहाँ पे नहीं जाना, और अपने शुगर कंट्रोल पे ध्यान रखना है। आपका शुगर कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए। जी, और जिस तरीके से अभी भी बहुत से लोगों के मन में ये सवाल है कि वैक्सीनेशन लगा दी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर खुलेआम घूमना है, मास्क नहीं पहनना है। वैक्सीनेशन ने हमको कोई ब्रह्मास्त्र नहीं दे दिया, हमको उन्होंने सुपरमैन नहीं बना दिया। हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी जगा दी कि जब बीमारी आएगी तो हम उसको फाइट कर सकते हैं। पर ये नहीं कि हमें बीमारी होगी नहीं, पर होगी तो एक माइल्डर फॉर्म में होगी। मैंने अपना एग्जांपल दिया कि मेरे को भी हुआ, मगर मैं फुली इम्यूनाइज था, मुझे माइल्ड से सिम्टम्स हुआ और मैं आराम से घूम फिर रहा हूँ। तो अगर नहीं लगा होता तो मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा होती। तो एटलीस्ट हमको इतनी प्रोटेक्शन अभी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में मिल गई है कि अगर हमको बीमारी होती है तो हम उससे आराम से लड़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। सबसे बड़ी बात है कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और आगे की चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं पड़ा। जी जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। तो इस तरीके से आप बता रहे थे कि वैक्सीनेशन हम ये नहीं कह सकते कि 110% है कि आपने वैक्सीनेशन लगा दी, अब आप ये सोचेंगे कि अब हम मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ध्यान में रखना इस समय बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन आपकी बॉडी की जो इम्यून है उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है या सक्षम बनाती है। इस मेरे को वैक्सीन लग गया, ठीक है, मैं तो प्रोटेक्ट हो गया, मगर मेरे अंदर वायरस आता है, मेरे अंदर मल्टीप्लाई करता है, चाहे वो माइल्ड सी डिजीज करे या मैं एसिम्प्टोमेटिक ही रह जाऊँ, मगर एट द सेम टाइम मैं बाकियों को स्प्रेड कर रहा हूँ। वो मैं अपने आप में चाहे सुपरमैन बन जाए, मुझे शील्ड मिल गई, मगर मैं बाकियों को तो प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा ना। इसलिए मुझे ये सारे प्रिकॉशन लेते रहना, सो दैट मेरे आसपास के लोग, मेरे घर के लोग, मेरे साथ काम करने वाले लोग, या इसके अलावा जिनको भी मैं मिलता हूँ, उनके लिए मैं खतरा ना बने। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। बिल्कुल आपने सही कहा, और ये समझना भी होगा लोगों को, क्योंकि केसेस देखे जाए या इस चेन को ब्रेक करने के लिए सब यही कहते थे कि एहतियातों को बरतना है, और एहतियात हमें कभी भूलने नहीं है। तो वही सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर, सवाल पूछिए सर। हेलो जी सर, आपका सवाल क्या है सर? सवाल ऐसा है मैडम कि आज मेरी मैडम को वाइफ को इंजेक्शन लगना था जी, उसकी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो उसका आया था 13 तारीख का जी, लेकिन आज सुबह मैसेज आ रहा है कि वो जो है कैंसिल हो गया। वो आज ईद की छुट्टी आ गई। जी सर, आज ऑफिशियली छुट्टी है। जी सर, मैं आपका जवाब दे रही हूँ। आज ईद की ऑफिशियली छुट्टी है, और ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपको मैसेज आया होगा, आपके अलावा और भी लोगों को आया होगा, तो कभी क्या होता है जितना स्लॉट उन्हें दिया होगा, अगर वहाँ पे मौजूद हो जाते हैं उतने लोग, तो वो आपकी डेट एक्सटेंड करके आपको मैसेज दोबारा से आ जाएगा। आपको उसमें घबराने वाली बात नई डेट तो उन्होंने दी नहीं है। बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि आज सर ऑफिशियली पहले तो ईद की छुट्टी है, और दूसरा जैसे आपको मैसेज आए हैं ऐसे और भी लोगों को मैसेज आए होंगे। अगर वहाँ पे जितनी लिमिटेशन लोगों की बताई है, अगर तो वो वहाँ पे अवेलेबल होंगे तो आपको आज नहीं तो कल तक आपको ज़रूर मैसेजेस का आ जाएगा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने ये भी कहा, बहुत से लोग जो है वो रश करते हैं हर एक चीज़ों को, मतलब समझने की बात है कि जैसे डॉक्टर्स दिन रात काम कर रहे हैं, हर एक ये चाहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो स्वस्थ हो सके। तो कितना ज़रूरी है समझना, एक बैलेंस बनाना, इस सिचुएशन को समझना कि
हमें इम्पेशेंट नहीं होना है, चाहे किसी घर पे कोरोना का पॉजिटिव केस निकलता है या वैक्सीनेशन को लेकर जो सिम्टम आते हैं उसमें कितना ज़रूरी है? पहली बात यह है कि आप ये सोचिए कि अगर हमको कोविड होने का शक है, अपने आप को लगता है मैं किसी के कांटेक्ट में आया था, तो मुझे छिपाना नहीं चाहिए। मैंने देखा लोग अपने आप में छिपाने लग पड़े हैं, पड़ोसियों को नहीं बताएंगे कि हमें प्रॉब्लम है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले बता देना चाहिए। अपने घर में भी अगर किसी को खांसी जुकाम होता है, खुद अपनी मर्जी से ये ना सोचे नहीं जी मेरे को पुरानी सीजनल एलर्जी होती है, ये वही है। आपको खुद को डायग्नोज करने का हक ही नहीं है। ना ही हमने पिछले 1 साल से मास्क पहनना शुरू कर दिया, पर्सनल हाइजीन बड़ी मेंटेन करी, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत अच्छी आदत पड़ गई है। उसका एक और फायदा हुआ है, जो आम हमें सीजनल इन्फेक्शंस होती थी या पॉल्यूशन से रिलेटेड तकलीफें होती थी, हमें उनमें भी बचाव मिला। इस मास्क ने हमको खाली कोरोना से नहीं बचाया, इसने हमको आम जो फ्लू, सीजनल फ्लू, पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से भी बचाया। उससे क्या जो हमारी छाती की या रेस्पिरेटरी ट्रैक की कई इन्फेक्शन थी, उनका इंसिडेंस बहुत कम हो गया। अब इतना बचाव इसने हमको दिया कि वो बीमारियां हमने पिछले 1 साल में देखा बहुत कम रिपोर्ट हुई हैं, मगर उसके बावजूद अगर कोई बीमारी अब हो रही है तो खाली कोविड है। इसलिए माइंड में रख लें कि ये सीजनल एलर्जी या पॉल्यूशन या सीजनल फ्लू नहीं है। अगर इन सब के बावजूद हमको कोई खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, ये कोविड हो सकता है। और इसे छिपाइए नहीं, इससे डरिए नहीं, और जितनी जल्दी हो सके किसी के कांटेक्ट में आइए। सभी के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, और हर कोई किसी न किसी हेल्थ फंक्शनरी को ज़रूर जानता होता है। जब डाउट आए उसी टाइम बताएं, क्योंकि इसमें दिनों का जो खेल है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी से जल्दी आप आगे आएंगे, अपने आप को टेस्ट करवाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी आपको आइसोलेट किया जाएगा और ट्रीटमेंट पे डाला जाएगा, आपका भी टाइमली बचाव होगा, आप में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी और आगे के खतरे का तो डर ही नहीं। उसके अलावा आपके घर के सारे लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। जी सर, आपको यहाँ रोकना चाहूँगी, तो एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir. This is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 12th May 2021, a total of 4,509 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,715 cases from Jammu Division and 2,750 from Kashmir Division. Moreover, 3,603 people have recovered. Also, 65 COVID deaths have been reported, which includes 46 from Jammu Division and 19 from Kashmir Division. Over the last 24 hours, a total of 43,916 COVID tests were conducted across the UT, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the total availability of 5,120 level 1 and level 2 beds, 3,159 are occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,05,370 cubic meters of oxygen shall be made available. It is pertinent to mention here that 3 oxygen generation plants, each of 750 LPM capacity, were successfully commissioned at GMC Kathua today. With regards to the ongoing COVID vaccination drive, a total of 11,875 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated in the whole UT to 27,69,508. In the 45 years and above age group, 61.28% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional round the clock. Teleconsultations are available through the eSanjeevani portal, and emergency ambulance services are available for free round the clock through the 108 helpline. Thank you. कोविड की दूसरी वेव से बचे। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए,
हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है और इंसान मरने की कगार तक पहुंचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है। तो बिल्कुल सर, जिस तरीके से हम बातचीत कर रहे थे वहीं पे अस्थमा के भी पेशेंट्स हैं बहुत सारे जिन्हें ऑलरेडी ही ब्रेथलेसनेस होती है या पंप करना पड़ता है। पहले ही उन्हें ये गाइडेंस दी जाती है कि आपको पोल्यूटेड एरिया में नहीं जाना है जहाँ पे आपको लगता है ऑक्सीजन लेवल कम है। तो उनका इस समय अपने आप को लेकर सीरियस होना, मैं कहूँगी, कितना ज़रूरी है? देखिए, वो उस बीमारी की जो मैनेजमेंट है जैसी उनकी चलती रही, और कोरोना का सीन उससे बिल्कुल डिफरेंट है कि दोनों छाती से रिलेटेड है। तो डाउट माइंड में आ जाता है कि मुझे पहले ही अस्थमा कोरोना हो गया तो क्या होगा। हाँ, सिम्टम्स में थोड़ा सा ज़्यादा आ सकते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी थोड़ी ज़्यादा, मगर आपका अगर अस्थमा अंडर कंट्रोल है तो मुझे नहीं लगता कि डरने की बात है। और सपोज किसी को ये प्रॉब्लम हो भी जाती है तो जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं, चाहे वो अस्थमा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उनका ट्रीटमेंट साथ साथ चलता रहना चाहिए और उनके सारे लेवल्स मेंटेन रहें। वो अपनी जगह, कोरोना अपनी जगह, दोनों आराम से। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी सर, सवाल पूछिए सर। हेलो। जी सर, सवाल पूछिए अपना। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी, आप सवाल बोलिए। जी जी, आ रही है। डॉक्टर राकेश है ना? डॉक्टर राकेश? हाँ जी। हेलो जी सर, सुन रहे हैं आपको, आप अपना सवाल बोलिए सर। सवाल ये है कि मैं कल अचानक मेरे को थोड़ा सा फीवर चढ़ गया, इसमें डॉक्टर साहब के पास गए जी। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास गया, उसने मुझे पता नहीं क्या दवाई दी, थोड़ा सा दवाई दी। अब मेरे को सांस ये उठने बैठने में थोड़ा थकावट आ रही है, मुझे पाँवों में भी थकावट आ रही, मुझे टांगों में भी थकावट आ रही। क्या वजह है? जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें और अपना कोरोना टेस्ट भी साथ में, उन डॉक्टर साहब को आप बता दीजिए कि आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी कोरोना टेस्ट भी करवाइए, आज ही करवाइए जितनी जल्दी हो सके। और मास्क का पक्का इंतज़ाम करिए, मास्क पहन के रहिए और अपने घर के बाकी लोगों से दूर रहिए तब तक, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, और आज ही डॉक्टर्स के कांटेक्ट में आ जाइए अभी। तो बिल्कुल जैसे इन्हें लग रहा है, ये भी आजकल लक्षण देखे गए। इसमें लक्षणों में ये भी लोगों का है कि जब एलर्जी होती है, पहले भी एलर्जी होती है, क्या एलर्जी भी कोरोना के लक्षणों में ही मानी जाती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एलर्जी क्या होता है कि हमारे शरीर का एक रिस्पांस, वो भी एक इम्यून रिस्पांस होता है कि कोई ऐसा सब्सटेंस हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आया, एक्सटर्नली और इंटरनली, और हमारी बॉडी उसको थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्जेजरेटेड रिस्पांस दे देती है। जैसे आपके कई कॉस्मेटिक्स होते हैं, हार्मफुल ना भी हो, पर बॉडी के अंदर लगता है कि ये मुझे पसंद नहीं है, तो उस तरह के इम्यून रिस्पांस उससे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी। और एलर्जिक टेंडेंसीज कई लोगों में, काफ़ी लोगों में होती है। किसी को एक पर्टिकुलर चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को दूसरी से होती है। मैं आसानी से ये बता सकता हूँ कि पानी के अलावा हमें कोई भी चीज़ एलर्जी कर सकते हैं। जो खाना खाते हैं उसमें भी कोई ना कोई एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जिक टेंडेंसीज वेरी करती फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि उससे घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको कोई एलर्जी होती है, आप ये ना समझे कि वो कोरोना के ही लक्षण है, एलर्जी पहले भी होती आई थी। मगर दूसरी बात ये भी है कि जैसे आजकल मैंने कहा
कि कोरोना इतना रैम्पेंटली फैला हुआ है कि अब हमको जरा सा भी वैसा कोई सिम्टम मिले, खांसी, जुकाम, बुखार, तो पहले हम कोरोना के बारे में सोचे, एलर्जी के बारे में बाद में सोचे। एलर्जी का डायग्नोसिस खुद ना बनाएं कि मेरे को पहले भी एलर्जी होती है, इसी में टाइम वेस्ट होता है, इसी में हालात बिगड़ते हैं। जो ट्रीटमेंट हमको दूसरे या तीसरे दिन देना चाहिए और वही अगर छठे दिन होता है तो तब तक मरीज को संभालना मुश्किल हो जाता है। जो हॉस्पिटल में इतने पेशेंट एडमिट करने पड़ते हैं, उनका मेन ये होता है कि लेट रिपोर्टिंग, लेट सस्पिशन, लेट रिपोर्टिंग एंड लेट ट्रीटमेंट। अगर टाइमली आपने रिपोर्ट किया तो हमारा हेल्थ सिस्टम इतना सेंसिटिव और प्रॉम्प्टली प्रिपेयर्ड है कि किसी को कॉम्प्लिकेट ना होने दे। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा, और इसमें ये भी देखा गया है कि जहाँ पे ये कहा जाता है कि ये 2 गज की दूरी डिफरेंस आप अपने दूसरे शख्स के साथ बना के रखिए, तो वहाँ पे क्या जब आई टू आई कांटेक्ट होता है उससे कोरोना हो सकता है? जी नहीं, ये जब हम सांस छोड़ते हैं उसी के रास्ते हम बाहर निकालते हैं, आई टू आई कांटेक्ट से कुछ नहीं। जी, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आई टू आई कांटेक्ट से नहीं होता है? नहीं। जी, नो फिजिकल कांटेक्ट, यू शुड अवॉइड एनी फिजिकल कांटेक्ट। अब हैंड शेकिंग और हमने बंद नहीं कर दी। जी बिल्कुल, फिजिकल कांटेक्ट बंद कर दिया ना, गले मिलना बंद कर दिया ना। देखा जाए हमारे कल्चर का भी पार्ट नहीं था ये। जी। हमने तो हमेशा नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल ही करना सीखा। एक डिस्टेंस है, उन चाहे 20 फुट से कर ले। वो धीरे धीरे हम लोग मॉडर्नाइज होते गए और हमने हैंडशेक शुरू कर दिया, फिर गले मिलना शुरू कर दिया, फिर किस करना शुरू कर दिया। तो वो सब चीजें हमको छोड़नी पड़ेगी। यू जस्ट गो बैक टू आवर ओन प्योर इंडियन कल्चर, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन। किसी में भी ये सब नहीं सिखाया गया था और वो बड़ा सेफ है। इफ वी जस्ट गो बैक टू आवर ओल्ड रूट्स, वी आर सेफ। जी, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं सर। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा कि जो कोरोना है वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मास्क पहनना, अपना पूरा फेस जो है वो कवर करना। मोस्टली सर ऐसा भी लोगों में देखा गया है कि कॉटन के हल्के फुल्के मास्क लगाए हैं, मास्क नाक से नीचे लटक रहा है, दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वो कितना सीरियसली है? क्योंकि चेन को तोड़ने के लिए मास्क और डिस्टेंसिंग ही हम एक कह सकते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में होना चाहिए। मैडम, मास्क को गहने की तरह इस्तेमाल ना करें। जी बिल्कुल, ना ही हार की तरह। जिस तरह से लोगों ने पहले, किसी का मास्क यहाँ पे होता है, किसी का यहाँ होता है, किसी का लिप्स के ऊपर तक होता है, नाक किसी की कम, उसको ना पहनने के बराबर। अगर आपका मास्क मुंह और नाक को अच्छे से कवर नहीं कर रहा, समझिए आपने मास्क नहीं पहना। दूसरा, जो कईयों का लूज मास्क होता है, वो बार बार पकड़ के मास्क को ऐसे ऐसे करते रहते हैं, वो सबसे गलत बात है। एक बार आपने मास्क पहन लिया, आपको मास्क की बाहर की सरफेस को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि पोटेंशियल कंटेमिनेटेड तो है। फिर वही हाथ आप कहाँ इधर उधर लगाएंगे, जो यहाँ हाथ लगा लिया हमने चेहरे पे नहीं लगाना। ये प्रिकॉशन बहुत जरूरी है। मास्क के मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मास्क पहना कैसे है, जब पहन लिया, जब उतारना तो कैसे उतारेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करना। जी सर, कॉल ले लेते हैं नेक्स्ट। हेलो 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 हेलो। जी सर, सवाल पूछिए। ये डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी सर, सुन रहे हैं आप, सवाल बोलिए सर। हेलो। हाँ जी, आप अपना सवाल बोलिए। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं आपको सर, आप अपना सवाल बोलिए। सवाल, हाँ, मुझे ना डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि एक तो वो मेरे बेटे को ना वो एलर्जी हुई थी, तो एक्चुअली उनका ना वो वैक्सीन लगा सकते हैं, उनकी 20 एज है। एलर्जी किस चीज से होती है उनको? हेलो। किस चीज से एलर्जी होती है उनको? आपके बेटे को किस चीज से एलर्जी होती है? किसी दवाई से होती है? एक्चुअली ना उनका ना वो थ्रोट का वो था, तो फिर मैंने एक डॉक्टर को लिया था, तो उन्होंने वो दवाई दी थी, तो उसको थोड़ा सा वो उसमें हो गया था। कोई बात अभी नहीं, तो कोई बात तो थोड़ा नॉर्मल है। कल मैंने एक डॉक्टर के विपिन गुप्ता को लिया था उनको जी, तो उन्होंने फिर दवाई दी। अब वो वैक्सीन लगा सकते, 20 एज है उनकी। कोई बात नहीं, जब ये पूरा एलर्जिक रिएक्शन उनका ठीक हो जाता है उसके बाद वो लगवा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। जब वैक्सीन तो हमने तो लगवाया था 4 अप्रैल को, हम कब लगाएंगे? अब देखिए, अब जो हम कह रहे हैं कि 6 से 8 हफ्ते के वक्फे के बाद लगा सकते हैं। 4 अप्रैल का मतलब है कि आपको 4 मई को नहीं, इसके भी 15 दिन के बाद 19-20 मई के बाद आप आराम से लगवा सकते हैं। अच्छा, ठीक है जी। तो
बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला कि वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए, हाँ, या हम ये कह सकते हैं सर कि अगर हमें कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, हमें रुकना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए? नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि अपने पास जो भी ऐसा कोई रिकॉर्ड है, किसी न किसी एलर्जी का अगर किसी के पास रिकॉर्ड है, वो साथ ले जाइए जी। तो वहाँ पे डॉक्टर से तो सब देख रहे हैं, वो खुद ही असेस कर लेंगे कि आपको इस वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है या नहीं हो सकती। अदरवाइज अपने लेवल पे ना डिसाइड करें कि हमने नहीं लगवाना, ना लगवाने के बाद तो माइंड में आनी ही नहीं चाहिए। हेलो 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 हेलो। तो जैसे आपने कहा कि अपने एंड पे हमें कुछ भी डिसाइड नहीं करना है, और आपने ये भी एक मैसेज दिया है कि सर कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो जी सर, सवाल जी जी सवाल बोलिए सर अपना। जी, मुझे एलर्जी होता है। किस चीज से? किस चीज से एलर्जी होती है आपको? हेलो, किस चीज से एलर्जी होती है आपको? मुझे एलर्जी होती है अगर यहाँ वो अगरबत्ती है ना जी, अगरबत्ती से होती है, अगर कोई स्टैंड वैंड पे वो चला लगाते हैं उससे एलर्जी होती है। किसी दवाई से तो नहीं होती? हाँ जी, किसी दवाई से तो नहीं एलर्जी होती है आपको? नहीं नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से वैक्सीन लगवा सकते हैं। मगर आपको जब भी कभी खांसी जुकाम या एलर्जी जैसा लगे, आप डॉक्टर को जरूर बताइए, अपने लेवल पे इसको डायग्नोज ना करिए, और जरूरत पड़ने पे कोविड का टेस्ट जरूर करवाइए बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको कभी भी खांसी जुकाम या ऐसा कुछ भी फील हो तो अपने ही लेवल पे इसको एलर्जी समझ के घर में ना बैठे रहें, डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें, और हो सके तो कोविड का टेस्ट भी करवाएं अगर आपको एडवाइस किया जाए तो। ठीक है, देर मत करना कभी। बिल्कुल जैसे आपने कहा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे आपने भी कहा कि लोग जो है वो देर से समझ रहे हैं, कुछ लोग छुपा भी रहे हैं। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं सर। हेलो 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 जी जी सर, सवाल बोलिए अपना। हेलो, हाँ जी सर, अपना सवाल बोलिए। हाँ जी, मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बताइए। मेरी मम्मा को एलर्जी निकलाती है सिप्रोफ्लॉक्सिन और आयरन से। ठीक है, तो वो वैक्सीन लगा सकते हैं? वैक्सीन लगवा सकते हैं, और किसी चीज से तो नहीं होती? नहीं, और किसी सिप्रोफ्लॉक्सिन और आयरन से होती है। इसके अलावा इनको पहले भी तो कई वैक्सीन लगे होंगे, कभी टेटनस का वैक्सीन लगा होगा या कुछ और लगा होगा। हाँ, वो तो देते रहते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होती ना। ये वैक्सीन भी बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए अगर इनको किसी और वैक्सीन से नहीं है तो इससे भी नहीं होगी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लगाते हैं, वो लगा सकते हैं, वैक्सीन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगवा सकते हैं। अब अपना मेडिकल रिकॉर्ड साथ लेके जाइए, जब वैक्सीन लगवाने जाए वहाँ जो डॉक्टर्स होंगे वो उनको रीअसेस कर लेंगे, और आप सेफली लगवा सकते हैं। अवॉइड ना करिए, जरूर जाइए वैक्सीन के लिए। ठीक है, अब आप क्या कहते हो, लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए? बिल्कुल लगानी चाहिए, ना वाली तो कोई बात ही नहीं है, हम तो लगवाने के लिए ही एडवोकेट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे सवाल है कि वैक्सीनेशन कब लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। जिस तरीके से आपने पहले भी बोला, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है, जो भी डॉक्टर आपके है, अगर आपके फैमिली डॉक्टर हैं या जहाँ भी आप दिखाते हैं, उनसे पहले आपको बिल्कुल एक बार पता अपने डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। जी। जैसे मैं भी अगर बीमार हूँ, मुझे कभी कभी अपने पे भी कुछ डाउट लग सकता है, तो मैं किसी और की कंसल्टेशन क्यों नहीं लूंगा? जरूरत है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे सारा कुछ आता होगा, या मुझे अपने किसी कलीग का ओपिनियन अपने लिए लेना है तो क्या बुराई है? पर जो डॉक्टर नहीं है उसको तो हक ही नहीं मिलता कि अपनी सेहत के बारे में कुछ फैसला करे। जी बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आपकी सेहत से आपके परिवार की सेहत भी जुड़ी है। सर नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो बिल्कुल अपना खुद का डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, खासकर जो हम इस समय कह सकते हैं जैसे मेडिकल टीम इस समय काम कर रही है, नर्सेस से लेके, या हम कह सकते हैं जितना भी जो स्टाफ है 24 आवर्स लोगों के लिए ही काम कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है पहले डॉक्टर को दिखाइए। अगर जैसे पिछले 2-3 कॉल्स आए हैं उसमें मोस्टली सवाल यही पूछ रहे थे लोग कि एलर्जी है, क्या वैक्सीनेशन लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो उसमें यही है कि आप पहले दिखाइए और उसके बाद ही अस्पतालों का जो रुख है वो तब करिए। देख, पता होना चाहिए एलर्जी आपको स्पेसिफिकली किस चीज से है। जी। अगर किसी वैक्सीन से है तो हम ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं,
या कुछ और मेडिसिन ऐसे जो ऐसे रिलेटेड हो, और वो एक ही वहाँ बैठ के डिसाइड कर सकते। अगर आपका ट्रीटमेंट रिकॉर्ड साथ में है तो उसकी बेसिस पर डिस्क्रिप्शन अपनी यूज़ कर सकते हैं कि वाकई इस पेशेंट को नहीं देना, या कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम कहते हैं कि ठीक है लेट अस अवॉइड इट, पर वो वहाँ पे जो डॉक्टर बैठे हैं इंचार्ज, ये उनकी डिस्क्रिप्शन पे है, हमको घर बैठ के फैसला नहीं करना। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। जी, कॉल चेक कट गया। तो बिल्कुल आप जिस तरीके से एडवाइस करें वही बात करते हैं ब्लैक फंगस की। ब्लैक फंगस जो है ये भी अब काफ़ी कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिल रहा है। क्या इसमें किस प्रकार के प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि लोग ये मोस्टली पूछ रहे हैं कैसे उन्हें पता चलेगा कि उनमें ब्लैक फंगस के जो लक्षण है वो देखने को मिल रहा है? उसमें ये जो केसेस है घर में बैठे पेशेंट्स को नहीं हो रहे, ये उनमें है जो बड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, कोई डायबिटिक है या किसी की और ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं जिससे उसकी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत लो है और उसको ऑक्सीजन लगी है। तो होता है कि हम जैसे ऑक्सीजन लगाते हैं, कि लोगों ने आजकल ये भी किया कि अपने घरों में भी सिलेंडर रख लिए, घरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर रख लिए और खुद लगाना शुरू कर दिया। गड़बड़ी कहाँ से आ रही है कि जो उसकी ट्यूबिंग और जो मास्क होता है, क्या उसको अच्छे तरीके से उन्होंने सैनिटाइज किया है यूज़ करने से पहले? जी। जो पानी, हम एक पानी की बोतल भी सिलेंडर के साथ लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन पहले उस पानी के बीच में से निकलती है बबल फॉर्म में, फिर वो आके ट्यूबिंग से जाती है, जिससे कि हमें वेट ऑक्सीजन मिलती है अंदर। हमको ड्राई ऑक्सीजन नहीं चाहिए अंदर, ह्यूमिडिफाइड चाहिए, वो पानी के थ्रू गुजारी जाती है। वो बोतल जो है क्या वो रोज़ अच्छे से साफ़ की जाती है, स्टेरिलाइज की जाती है, उसके अंदर पानी जो है वो क्या साफ़ पानी, आम कोई टैप का पानी है, क्योंकि आम पानी में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। जी। तो जो लोग बड़े इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं उनको इस तरह की कोई कंटेमिनेटेड ट्यूबिंग लग जाए या कंटेमिनेटेड वाटर, पानी बड़ा साफ़ नहीं जो उस बोतल में डाल रखा है, या उनकी जो पूरी प्रॉपर मास्क की पूरी हाइजीन ना मेंटेन की जा पाए, और मुझसे ऐसा घरों में पाया जा रहा है, उनके केस में फंगस डेवलप हो सकती है और वो आगे चल के बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट, क्योंकि वहीं से अंदर जा रही है तो इस पोर्शन को वो अंदर इन्फेक्ट करती है और उसको मैनेज करने में मुश्किल आती है और तंग करती है वो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोशिश करें खुद अपनी सेल्फ मेडिकेशन जो घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर रख के करना शुरू कर दिया, अगर किया ही है तो फिर उसके लिए प्रॉपरली ट्रेन होकर इस्तेमाल करें और उसके सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करें। जी सर, कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 हेलो। तो जिस तरीके से अभी हम कह सकते हैं हॉस्पिटल्स में काफ़ी ऑलरेडी पेशेंट्स हैं, लोग घर में भी अपना इलाज कर रहे हैं। अगर कोई घर पे अब किसी पेशेंट को जो अटेंडर है वो ऑक्सीजन लगा रहा है या तमाम ऐसे, तो उन्हें किन किन बारीकियों का ख्याल रखना है कि इससे कोई और इन्फेक्शन ना हो सके? देखिए, अगर घर में किसी ने ऑक्सीजन अरेंज करके रखी हुई है। सर मैं आपको रोकना चाहूँगी, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो। जी सर। हेलो हेलो। जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर, सवाल बोलिए। हेलो हेलो। जी सर, आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा कम कीजिए और अपना सवाल बोलिए सर। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। जी वेरी गुड मॉर्निंग, सवाल बोलिए सर। मैम मेरा सवाल है, मैंने पहला वैक्सीन पहला डोज किया हुआ है। जी। एक डोज लगा आपको, वैक्सीन का एक डोज लग गया आपको? हेलो। आपको वैक्सीन का एक डोज लग गया है? जी। तो मैम सेकंड डोज के लिए स्लॉट नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, आप कोशिश करते रहिए, कोई घबराने की बात नहीं है जी। आप ट्राई करते रहिए, आपको 1.5-2 महीने के अंदर वैक्सीन लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, पहला डोज लग गया है, सेकंड डोज के लिए स्लॉट ही नहीं मिल रहा है सर। पहला डोज किस ट्राई करो सर। पहला डोज किस डेट पे लगा था? पहले डोज की डेट क्या थी जब आपने पहला डोज लगाया वैक्सीन का? कौन सी तारीख पे लगाया था? ठीक है सर। तो जिस तरीके से मैंने आपसे पूछा कि जो घरों में अटेंडेंट अपने पेशेंट्स को संभाल रहे हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? देखिए, अगर घर में जो भी कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन अरेंज कर लिया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर यूज़ कर लिया, क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी लोगों ने अपने घरों में रखने शुरू कर दी चीज़ें, पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से पहले इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए किसी हेल्थ कंसर्न आदमी से कि इन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है और कैसे मेंटेन करना है और इनकी स्टेरिलाइजेशन कैसे करनी है। दिन में 2-3 बार जो मास्क और जो ट्यूबिंग है उसकी, जो रबर की ट्यूबिंग है, उसको धोना चाहिए, सैनिटाइज करना चाहिए, अंदर से भी बाहर से भी एंटीसेप्टिक्स में डिप करके रखें
जिसके अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह ना रहे, कोई फंगस वगैरह ना ग्रो करते, और उसको प्रॉपर जैसे एक ऑपरेशन करते हुए जितने हम पूरे प्रिकॉशन लेते हैं ग्लव्स वगैरह पहन के, उसी की तरह से उनको इस्तेमाल किया जाए। उनको लापरवाही से ना करें तो फिर ये परेशानी कम होती है। वन मस्ट सीक द ट्रेनिंग बिफोर। हेलो जी सर, सवाल बोलिए सर। जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल बोलिए सर। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, सवाल बोलिए। मुझे 30 साल से एलर्जी होती है। मैडम मुझे 30 साल से एलर्जी होती है। जी मेरे साथ मेरे 30 साल से एलर्जी होती है। और किसी चीज से तो नहीं होती ना? मुझे 30 साल से एलर्जी होती है, 30 साल से। जी सर, आपका सुन लिया, एलर्जी होती है। अब आप वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, आपका सवाल कैसे? कर सकता हूँ? कर सकते हैं। आप अपना रिकॉर्ड साथ ले जाइए, मेडिकल रिकॉर्ड साथ ले जाइए, आपके सारे शक दूर कर दिए जाएंगे और आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। ओके, थैंक यू। वेलकम। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जितने भी इक्विपमेंट्स वो यूज़ करते हैं उनका ध्यान रखें, क्योंकि बैक्टीरिया है जो वो जल्दी लग जाता है। बैक्टीरिया, फंगस वो ऐसे ग्रो करते हैं। और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज, आपने ये वर्ड सुन लिया, कोमॉर्बिडिटी मीन्स कि कोरोना तो हमको है ही, इसके अलावा बॉडी में ऐसी कौन सी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीजेज हैं। तो लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक डिजीज में डायबिटीज आ जाती है, कैंसर है, कोई सर्टेन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग ड्रग्स पे है, या बहुत डेबिलिटेटेड है, तो हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज वाले, इन सबको बोलते हैं। और इनके केस में कॉम्प्लिकेशंस का डर ज़्यादा होता है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह में भी एक्स्ट्रा केयर रखी जाए और उन बीमारियों को जो कंट्रोल में रखना ज़रूरी है टू फाइट कोरोना। जी सर, नेक्स्ट सवाल है। हेलो हेलो हेलो, बिल्कुल। और एक और सवाल है सर, जिस तरीके से जो कोरोना के पेशेंट घरों में जी जैसे ही वो रिकवर करते हैं उन्हें पता चलता है कि अब हम इस बीमारी से बाहर निकल चुके हैं, उससे पहले सर एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, सवाल बोलिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब से मैं सवाल ये है कि जब 14 दिन क्वारंटाइन में रहते हैं तो टेस्ट आते हैं नेगेटिव, जब परिवार के साथ कितना दिन रहेंगे अलग या परिवार के साथ जुड़ेंगे 14 दिन के बाद? अगर 14 दिन आपके पूरे हो गए क्वारंटाइन के और आप नेगेटिव हैं, फिर आप परिवार के साथ आराम से मिक्सअप हो सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं, मगर बाकी प्रिकॉशन बंद नहीं करना है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने तमाम सवाल जो आए लगातार उनके जवाब भी दिए हैं, तो लोगों को कोई मैसेज आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? हाँ, आज के लिए मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि कोरोना डिजीज से डरे नहीं, इसको छिपाएं नहीं। जब भी ज़रा सा भी लक्षण आपको महसूस हो उसी टाइम बताएं। आप सबके पास मोबाइल है और आप हर कोई किसी न किसी डॉक्टर को ज़रूर जानता होता है, अपना डाउट उसी टाइम शेयर करें जी। और जितनी जल्दी हो सके एडवाइस करने पे अपना कोरोना टेस्ट करवाएं, ज़रूरत पड़ने पे आइसोलेट हो जाएं, उससे आपके साथ साथ आपके परिवारजनों का भी बचाव होगा। और ये बिल्कुल ना सोचें कि हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो कोई हमको ज़बरदस्ती पॉजिटिव कर देगा। कई लोगों को बोला तुमने टेस्ट करवाया क्या? नहीं, जो वहाँ जाएंगे ना पॉजिटिव कर देंगे। किसी को शौक नहीं पड़ा कि कोई आपकी रिपोर्ट चेंज करके अपने लिए वर्कलोड बढ़ाएगा जी। अगर पॉजिटिव है तो है, नेगेटिव है तो नेगेटिव, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, हमारा किसी के साथ बायस नहीं है। तो लोगों के माइंड में ये लग गया अगर हम टेस्ट करवाने जाएंगे तो पॉजिटिव कर देंगे, इसलिए ऐसी मिथ्या मन में ना पालें। सिर्फ ये ध्यान रखें आजकल कोई भी बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण ना आए, सबसे पहले कोरोना टेस्ट करवाएं, बाकी बीमारियों के बारे में बात करें। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। चलिए अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, नमस्कार।